नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो टॉपिक हम कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस, उसी की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने कहा था कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा जो था वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का मतलब है हमने जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया बनाए थे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनाए थे, स्पर्मेटोसाइट आगे जाके कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड्स के अंदर, और यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तक। और जो स्पर्मेटिड्स होता है, गोलाकार स्पर्मेटिड्स जो होता है, वो आगे जाकर चेंज होता है कंप्लीट स्पर्म के रूप में, तो उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो, हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। तो स्पर्मियोजेनेसिस देखो क्या है, गोल व गतिहीन स्पर्मेटिड का गतिहीन स्पर्मेटिड सेल का गतिशील व धागेनुमा थ्रेड लाइक, गोल व गतिहीन स्पर्मेटिड सेल का गतिशील व धागेनुमा संरचना में परिवर्तन की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। गोल व गतिहीन स्पर्मेटिड सेल का गतिशील व धागेनुमा संरचना में परिवर्तन की क्रिया को हमने कहा है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, हमने कहा कि जो स्पर्मेटिड सेल होती है वो किस प्रकार होती है, गोलाकार, यानी इस तरीके की। जो स्पर्मेटिड सेल होती है वो गोलाकार होती है। यह एक स्पर्मेटिड सेल जो होती है उसका इस तरह स्पर्म में चेंजेस होना, शुक्राणु में परिवर्तन होना, जिसके अंदर स्वयं का न्यूक्लियस होता है। तो देखो, स्पर्मेटिड सेल जब चेंज होती है स्पर्म के अंदर, स्पर्मेटिड सेल या शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं जब स्पर्म में चेंज होती है तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और हम जानते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा, अब देखो हमने इतनी बात की, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा बने स्पर्मेटिड सेल
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनी स्पर्मेटिड सेल गतिहीन होती है, जिसमें मूवमेंट करने की एवं एग को विभेदित या फिर ये कह सकते हैं हम एग को भेदने की क्षमता नहीं पाई जाती। है अतः यह जो सेल होती है, स्पर्मेटिड सेल जो होती है, वो गतिहीन होती है और गोलाकार होती है। किसी भी स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए और एग को पेनिट्रेट करने के लिए यहां पे जो स्पर्म है उसका इलोंगेटेड होना यानी लंबाकार संरचना में परिवर्तन होना और गतिशील होना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि जो स्पर्मेटेड सेल होती है, स्पर्मेटेड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्मेटेड सेल जो होती है, या जो हम बात करें स्पर्मेटिड्स की, तो स्पर्मेटेड सेल या तो स्पर्मेटिड्स में माइटोकॉन्ड्रिया, अगुणित केंद्रक यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तारककाय यानी सेंट्रियोल्स व गोल्जी काय उपस्थित होता है। गोल्जी काय उपस्थित होता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कई परिवर्तन होते हैं या कई चेंजेस होते हैं, कई चेंजेस होते हैं जो कि निम्न प्रकार है। देखो, हम बात करते हैं कि जब कोई स्पर्मेटेड सेल कंप्लीट स्पर्म का निर्माण करती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। स्पर्मेटेड सेल change into sperm। स्पर्मेटेड सेल चेंज इनटू स्पर्म। जब कोई स्पर्मेटेड सेल स्पर्म के अंदर चेंज होती है तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला जो होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ हेड। सेकंड जो भाग होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। थर्ड जो पार्ट आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ नेक। फोर्थ पार्ट जो आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। और फिफ्थ जो पार्ट आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो देखो, कोई जो स्पर्मेटेड सेल है, कोई स्पर्मेटेड सेल है वो चेंज होती है स्पर्म के अंदर, तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ नेक रीजन, फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस और फॉर्मेशन ऑफ टेल रीजन। आपको इतनी बात पता है कि एक स्पर्मेटेड सेल जो होती है उसके अंदर सबसे पहला क्या पार्ट होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस।
सेकेंड पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि इनमें एक तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स का मतलब तारक काय, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो कि सिस्टर्नीज के रूप में पाई जाती है। तो देखो ये पांच चीजें हैं, सॉरी जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें किसमें पाई जा रही हैं? स्पर्मेटिड सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट की। फॉर्मेशन ऑफ हेड। यदि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ हेड रीजन की, तो यहां पे देखो फॉर्मेशन ऑफ हेड रीजन जो है, यानी सबसे पहले जब स्पर्मेटेड सेल चेंज होती है स्पर्म के अंदर, तो उसके अंदर हेड रीजन जो होता है वो न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम से मिलकर बनता है। न्यूक्लियस और एक्रोसोम से मिलकर हेड रीजन का निर्माण होता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्मेटेड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडीज के थ्रू होता है, गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। तो देखो सबसे पहला जो पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेड, इसके अंतर्गत शुक्राणु का जो हेड पार्ट होता है, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है, वो न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम से मिलकर बना होता है। स्पर्मेटेड सेल के स्पर्मेटेड सेल के दो या शुक्राणु पूर्व कोशिका के केंद्रक में जल की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है, देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। मैंने कहा न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम से मिलकर फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट का निर्माण होता है। तो देखो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हमने पहले से बात की थी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्मेटेड सेल के अंदर होता है। तो देखो जो स्पर्मेटेड सेल होती है, स्पर्मेटेड सेल जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है वो डीजेनरेट हो जाता है। स्पर्मेटेड सेल के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म डीजेनरेट हो जाता है, और गुणसूत्र जो होते हैं या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स यानी सहत पिंड का निर्माण करते हैं। इस दौरान कई चेंजेस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम के अंदर। जो हमारा सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। देखो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम वाला जो पार्ट है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम वाला पार्ट है, इसके अंदर हम सबसे पहला लेते हैं, हमने सबसे पहले ये स्पर्मेटेड सेल का जो न्यूक्लियस वाला भाग है उसे लिया, यानी ये स्पर्मेटेड सेल का न्यूक्लियस है, और यहां पे कुछ इस तरीके की गोल्जी बॉडीज पाई जाती है। ये है गोल्जी बॉडीज। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेकेंड पार्ट में न्यूक्लियस जो है इसमें यहां पे एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो है वो विकसित होने लग जाता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये है
एक्रोसोमल प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। थर्ड पार्ट के अंदर न्यूक्लियस एक्रोसोम वेसिकल। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और ये न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये न्यूक्लियस फिर और यहां पे एक्रोसोमल वेसिकल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, एक्रोसोम न्यूक्लियस। देखो हमने इस पार्ट के अंतर्गत 6 डायग्राम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत देखो एक्रोसोम का जो निर्माण है, एक्रोसोम के निर्माण की प्रक्रिया किससे स्टार्ट होती है। एक्रोसोम का निर्माण जो है वो स्पर्मेटिड सेल के अंदर पाए जाने वाले गोल्जी बॉडीज के द्वारा होती है। जो स्पर्मेटिड सेल का न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर की तरफ यानी चारों ओर गोल्जी बॉडीज जो है वो सिस्टर्नीज के रूप में क्या होती है, इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार से रिक्तिका बना लेती है। यानी कि यदि हम बात करें कि शुक्राणु, एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। जो एक्रोसोम है ये स्पर्म के टिप पार्ट पर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, यानी एक्रोसोम का जो निर्माण है वो किससे होता है, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की या स्पर्मियोजेनेसिस की प्रारंभिक अवस्था में स्पर्मेटिड सेल में गोल्जी काय की जो सिस्टर्नी होती है वो छोटे छोटे दानियों के चारों अनेक वर्ताकार पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इसमें क्या होता है, मध्य की एक या अधिक पाली से बड़ी होकर एक बड़ी दानी बना लेती है। देखो अगर हम बात करें नॉर्मली तो देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम के निर्माण की प्रक्रिया गोल्जी काय से स्टार्ट होती है, यानी एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी काय से होता है। क्योंकि जो स्पर्म के अंदर
जो एक्रोसोम वाला भाग होता है इसका निर्माण गोल्जी बॉडीज से होता है, जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है स्पर्मेटेड सेल का। इसमें गोल्जी बॉडीज अब क्या करती है, गोल्जी बॉडीज जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक वर्ताकार स्ट्रक्चर बना लेती है, जिस दौरान क्या होता है इनके अंदर से पाई जाने वाली जो धानियां होती हैं उनमें से कुछ धानियां या एक धानी बड़ी हो जाती है आकार में, और इनके अंदर अब एक कण दिखाई देने लगता है जिसका नाम दिया गया है प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो होता है ये आकार में बढ़ोतरी करता है, जिसे अब नाम दे दिया जाता है एक्रोसोम वेसिकल्स। एक्रोसोम वेसिकल्स धीरे धीरे न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ आता है और आकार में बढ़ोतरी करने के कारण यहाँ पे टिप पार्ट से थोड़ा सा साइड में चिपक जाता है। जहां पे हम देख रहे हैं यहां पे क्या होता है, ये है गोल्जी रेस्ट। देखो सबसे पहले न्यूक्लियस के अपर साइड में गोल्जी बॉडीज एक वर्ताकार स्ट्रक्चर के रूप में होती है। गोल्जी बॉडीज के अंदर एक कण दिखाई, गोल्जी बॉडीज में पाई जाने वाली जो सिस्टनियां हैं इनमें से कुछ सिस्टनियां आकार में वृद्धि करती हैं, तो ये आकार में वृद्धि करती हैं तो एक इनके अंदर एक चीज दिखाई देने लगती है जिसको नाम देते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो होता है और न्यूक्लियस जो है वो आकार में जब वृद्धि करता है तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल वेसिकल्स। एक्रोसोमल वेसिकल्स जो होती है ये जो न्यूक्लियस है उसके टिप पार्ट पर पूर्ण रूप से फैल जाती है और इस तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसको हमने कहा है एक्रोसोम वाला भाग। यानी ये है एक्रोसोम वाला भाग जो आपको ये दिखाई दे रहा है टिप पार्ट पे, ये एक्रोसोम वाला भाग है और यहाँ पे ये है न्यूक्लियस वाला भाग जो इसके नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखो हम बात करते हैं कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। स्पर्मेटेड सेल के अंदर, स्पर्मेटेड सेल में पाई जाने वाली स्पर्मेटेड सेल में पाई जाने वाली गोल्जी बॉडीज एक वृत्ताकार संरचना के रूप में केंद्रक के ऊपर पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर पाई जाती है। इनमें से कुछ धानियां या वैक्यूल्स आकार में बढ़ जाती है एवं इनमें एक कण दिखाई देने लगता है एवं इनमें एक कण दिखाई देने लगता है जिसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जब एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स के ऊपरी साइड में पाई जाने वाली वेसिकल्स आकार में बढ़ने लगती है
तो यह न्यूक्लियस के टिप पार्ट पर आ जाते हैं एवं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स एक्रोसोम में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार गोल्जी बॉडीज के माध्यम से एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो यह प्रोसेस थी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम के निर्माण की प्रक्रिया गोल्जी काई से स्टार्ट हुई थी और गोल्जी काई के अंदर सिस्टर्निया जो पाई जाती है, गोल्जी काई की जो सिस्टर्निया होती हैं एक वर्ताकार रूप में पाई गई और जो कि न्यूक्लियस के अपर साइड में पाई जाती है। इनमें पाई जाने वाली सिस्टर्निया जो होती हैं उनमें से या धानियां जो होती हैं उनमें से एक धानी आकार में बढ़ जाती है जिसके अंदर से एक कण दिखाई देने लगता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। यही एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स आगे चलकर न्यूक्लियस के टिप पार्ट पर किस रूप में संशोधित होता है, यह एक्रोसोम के रूप में परिवर्तित होता है या फिर हम ये कहें यही एक्रोसोम के रूप में चेंजेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, फॉर्मेशन ऑफ नेक, यानी कि जो शुक्राणु का नेक रीजन है, ग्रीवा बड़ा रीजन है, इस भाग का निर्माण सेंट्रियोल्स या तारक काय के माध्यम से होता है। इस भाग का निर्माण सेंट्रियोल्स या तारक काय के द्वारा होता है, यानी कि जो नेक रीजन है उसका फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स या तारक काय के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि स्पर्मेटिड सेल के अंदर दो तारक काय पाए जाते हैं और ये तारक काय परस्पर बेलनाकार आकृति के होते हैं। स्पर्मेटिड सेल के अंदर, स्पर्मेटिड सेल में दो तारक काय पाए जाते हैं। यह तारक काय बेलनाकार आकृति के होते हैं। यह तारक काय बेलनाकार आकृति के होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान यह तारक काय न्यूक्लियस से नीचे की तरफ आ जाते हैं एवं एक गड्ढे का निर्माण करते हैं जिसे नेक रीजन कहा जाता है। तो ये बात की हमने फॉर्मेशन ऑफ नेक रीजन की। इसके बाद बात हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। देखो हमने बात की है, हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस किया, फॉर्मेशन ऑफ मिडल रीजन की। हमने बात की है
कि स्पर्मेटेड सेल के अंदर सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडीज, ये 4 प्रकार के यहाँ पे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स की बात हम करें तो 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस यानी कि स्पर्म के मिडल भाग का निर्माण करता है। यानी कि यदि हम कहें तो इस भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इस भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि स्पर्म को मूवमेंट प्रदान करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस जो है उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस थ्रेड के चारों ओर सर्पिल एक शीट का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे नेबेनकरण कहा जाता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस, यानी कि मिडल पीस का निर्माण किस तरीके से होता है। लास्ट वन जो है टेल रीजन, फॉर्मेशन ऑफ टेल रीजन। फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो देखो, हम जानते हैं कि कुछ का निर्माण यहां सेंट्रियोल्स द्वारा भी, यानी कि टेल रीजन का निर्माण दूसरे तारकाए के द्वारा होता है। यानी सेकंड जो सेंट्रियोल्स होता है वो यहाँ पे किसका निर्माण करता है, टेल रीजन का निर्माण करता है। और हम यहाँ पे बात करें दूरस्थ तारकाए, यानी या फिर हम बात करें जो डिस्टल सेंट्रियोल्स जो होता है वो यहाँ पे यह सेंट्रियोल्स एक धागेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है। जिसे एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु कहा जाता है। यह भाग सबसे नीचे का भाग होता है एवं फ्लैजेलम के समान होता है। फ्लैजेलम के समान होता है, जो कि स्पर्म को मूव करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक था स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर हमने टॉपिक की शुरुआत की स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटेड सेल का, जो कि गतिहीन और गोलाकार होती है, उसका
गतिशील और धागेनुमा संरचना में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं, आपको ये बात याद रखनी है। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर स्पर्मेटेड सेल एक कंप्लीट स्पर्म में चेंज होती है। और यदि हम स्पर्म के डायग्राम को देखें, स्पर्म के डायग्राम में सबसे टिप पार्ट जो होता है टोपिनुमा संरचना के रूप में, वो कहलाता है एक्रोसोम वाला भाग। और स्पर्म का निर्माण विभिन्न भागों से मिलकर होता है, जिनको हमने 1 बाय 1 आज किया है। इसके अंदर आपको 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को देखना है कि किस प्रकार से जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक लेके हम आप नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस से आगे की जो प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ लिया है। अब हम करेंगे oogenesis की प्रोसेस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। धन्यवाद आज के लिए।